10 एकड़ में फैली ये ज़मीन पे बना खुशनुमा शानदार सुल्तान पैलेस। ये सुल्तान पैलेस सुल्तान साहब का है। सुल्तान साहब हाई कोर्ट के जज, पहले वकील फिर जज। उसके बाद 1922 के दशक के बाद जब वो रिटायर्ड हुए तो पटना यूनिवर्सिटी के पहले भारतीय वाइस चांसलर रहे, जिनकी ये मकान है। और आप मकान को देख सकते हैं क्यों और कैसे बनाया गया है। जाहिर तौर पर आज यहाँ मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पैलेस की ही बात हम करेंगे। आपको बता दें, सरकार ने इसे तोड़ने की जिक्र कर दी है। तोड़कर इस इमारत की जगह पर 5 स्टार होटल बनाने का भी बात शुरू कर दिया है। लेकिन इस धरोहर को क्या तोड़ना उचित होगा? क्या इस धरोहर से जुड़ी जो यादें हैं उस यादों को खारिज करना, उस यादों को मारना क्या सही होगा? इस धरोहर की पूरी जानकारी इतिहासकार दानिश सर यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या धरोहर है और इस धरोहर की पहचान क्या है। इस धरोहर को बचाने के लिए लगातार सामाजिक कार्यकर्ता लगातार कोर्ट में क्यों अपने आप को भेज रहे हैं, अखबारों के पन्नों पर छिपे दस्तावेज़ों को क्यों उधेड़ रहे हैं। दानिश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया शुक्रिया। सुल्तान पैलेस का मैंने जिक्र किया। सुल्तान पैलेस ये वही सुल्तान पैलेस है जिसे सुल्तान सर ने बनाया था और उन्हें सर की उपाधि भी मिली थी। वैसे पैलेस को तोड़ना क्या उचित है? क्या वैसे धरोहर को अभी आपने बिल्कुल इंट्रो में जो बातें कही हैं और उसके बाद आपका जो ये सवाल है, निश्चित रूप से यह सवाल पैदा होना ही हमारे लिए बहुत अफसोसनाक है। और सुल्तान अहमद साहब को जानने वाले, उनको पढ़ने वाले, उनसे वास्ता रखने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों के लिए सरकार का यह फैसला एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवहन भवन जिस इमारत के ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हैं आज, जिसे हम सरकारी कागजों में परिवहन भवन के नाम से जानते हैं, दरअसल वह भवन एक सुल्तान साहब सर सुल्तान अहमद, जो बैरिस्टर हुआ करते थे, अंग्रेज़ों ने जिन्हें बैरिस्टर की उपाधि दी, सर की उपाधि दी, जो पटना हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, जो पटना यूनिवर्सिटी के पटना विश्वविद्यालय के 7 साल लगातार पहले भारतीय वाइस चांसलर रहे, उनकी निजी कमाई से बनाई गई यह ऐतिहासिक इमारत है, जिसे हम सुल्तान पैलेस के नाम से जानते हैं इतिहास की किताबों में। और तारीख की यह जीती जागती एक मिसाल है। यह इमारत इस साल 100 साल की इमारत के तौर पे अपनी पहचान बना चुकी है। 1 शताब्दी बीत चुके हैं इस इमारत को। और आप ये देखिए कि 100 सालों के इतिहास में यह राज्य गुलाम राज्य से आज़ाद राज्य में बदला, यह देश गुलामी से आज़ादी की ओर आया। यह सड़क जहां ये इमारत खड़ी है गार्डिनर रोड से बिरचंद पटेल पथ के रोड में तब्दील हो गई। तो इस इमारत में पूरे राज्य का और हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का एक ऐसा अध्याय जुड़ा हुआ है जिसे हम शायद अब तक पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। और न तो इतिहासकारों का और न ही हमारे हुक्मरानों का, जो इस राज्य को चलाने वाले लोग हैं, उनका ध्यान गया है। और बदकिस्मती यह रही कि 100 साल के बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि हम इस जगह को नेस्तनाबूद करके एक 5 स्टार होटल खड़ा करेंगे। और वो होटल भी प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे करेंगे। यानी कि प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के लिए हम एक ऐसी जगह देना चाहते हैं जो बिल्कुल पटना के सेंटर में है, जो 10 एकड़ के रकबे में फैला है जैसा आपने जिक्र किया, और जहाँ से तमाम चीज़ें बड़ी ईजिली अप्रोचेबल हो जाएंगी और कॉरपोरेट मुनाफे का यह एक सेंटर बनता चला जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो दर्द है, वो दर्द हम और आप जैसे जो कलाकार, बुद्धिजीवी, अकादमिशियंस, रंगकर्मी, संस्कृति कर्मी, इतिहास प्रेमी, विरासत प्रेमी है, वो समझ सकते हैं कि एक आदमी जिसका नाम सुल्तान अहमद था, जिसका हमने जिक्र किया, सर सुल्तान अहमद, उन्होंने अपनी निजी कमाई के 22 लाख रुपए खर्च किए इस बिल्डिंग को बनाने में। बिल्डिंग की लागत 22 लाख उस जमाने की थी। 22 लाख खर्च किए इस बिल्डिंग को बनाने में। और इस बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से में जब आप जाएंगे तो इसमें जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप उन सीढ़ियों को देखिए। लकड़ी की उन सीढ़ियों को बनाने के लिए सुल्तान साहब ने बर्मा से लकड़ियाँ मंगाई थी, जिसे आज म्यांमार कहते हैं। रंगून से लकड़ियाँ आई थी। और दीवारों पर और खिड़कियों पे जो नक्काशियाँ आप देख रहे हैं, उन नक्काशियों के लिए उन्होंने राजस्थान के बेहतरीन कारीगरों को बुलाया था। सफ़ेद संगमरमरी रंग से इसकी सजावट की गई। और इंडो सार्सेनिक शैली, जो हमारा स्थापत्य कला का दुनिया भर में बेहतरीन नमूना है, भारत और यूरोपीय
स्थापत्य का, उसका ये मिश्रण है। यानी आप देखिए कि सुल्तान साहब जब ये एक बिल्डिंग बना रहे थे तो वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं खड़ी कर रहे थे, इमारत नहीं खड़ी कर रहे थे, बल्कि उनके जेहन में एक नक्शा था कि वो एक ऐसी इमारत खड़ी करें जो बिहार में, सूबे बिहार में, बिहार राज्य में अपने आप को आने वाले दिनों के लिए भी एक ऐसे रिफ्लेक्शन सेंटर के रूप में दर्ज करा सके जहां आके लोग बहुत कुछ सीखें। इतिहास के दबे पन्नों में इसका जिक्र बिहार के ताजमहल से भी किया गया है कि ये बिहार का ताजमहल आने वाले युग में होगा। क्या वैसे ताजमहल को, वैसे धरोहर को जिस प्रकार 5 स्टार में तब्दील की जा रही है, सरकार या सियासी खेल के रचीदा में इस बेहतरीन किला को निस्तानबूद किया जा रहा है, क्या एक इतिहासकार के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा ताजमहल के तौर पे, ताजमहल एक सिंबल है। जी। ताजमहल एक सिंबल है और निश्चित रूप से आप देखिए इस पूरी बिल्डिंग को, इस बिल्डिंग के एक एक हिस्से की नक्काशियों से लेके इसके रंग को, इसके बनाई हुई फिनिशिंग को आप जब देखेंगे, टचेस को देखेंगे, मेहराबों को जब देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हमारे यहाँ जो इमारतें बनाने की एक टेक्निक हुआ करती थी, उस टेक्निक का सबसे एक्सीलेंट जो रूप हो सकता है, जो फॉर्म हो सकता है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। अब दुर्भाग्य यह है कि सरकार को पूरे पटना में कोई जगह ऐसी नहीं मिली जो वो 5 स्टार होटल बना सके। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, आप अपने बौद्धिक जगत को, पर्यटन की जगहों को, जब पूरी दुनिया में हम हेरिटेज सेंटर्स को बचाने की पूरी लड़ाइयाँ देख रहे हैं, फ्रांस चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, इटली चले जाइए, वहाँ पर 400-400 साल, 500 साल पुरानी इमारतें बचाई गई हैं और उनको दुनिया के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स में तब्दील करके टूरिज्म का, पर्यटन का नया वहाँ उस विस्तार किया गया है। हज़ारों नौकरियाँ मिली हैं, जॉब्स मिले हैं, लोग आ रहे हैं बाहर से। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम उनको ज़मींदोज़ करने की, डिमोलेशन करने की प्रोसेस में जा रहे हैं और हम वहाँ होटल बनाना चाहते हैं। पटना से बाहर, पटना के बाहर में बिहटा तक आपने ग्रेटर पटना का विस्तार किया है, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। आपको 5 स्टार होटल बनाना है, आप उधर बनाइए, पटना के बाहरी हिस्से में बनाइए। और जो लोग पटना को 5 स्टार होटल मिलने के बाद बाहर से आएंगे रहने, आप उनके लिए कोई टूरिज्म का सेंटर सुल्तान पैलेस की तरह तो रहने दीजिए कम से कम, ताकि वो आके इस चीज़ को देख सकें। और इस जगह को आप जो ताजमहल का रूप दे रहे हैं, देखिए ताजमहल का जो लोग नाम ले रहे हैं, ताजमहल ऐसे ही नहीं बचा। ताजमहल को सरकारों ने या पर्यटकों की जो उसके अंदर उत्सुकता थी उसने बचाया। हमारे सरकार के अंदर वो संवेदनशीलता नहीं है, हम संवेदनहीन सरकारों के दौर में रहने को मजबूर हैं। एक बहुत मशहूर वाकया है यहाँ का, इस जो पूरे कैंपस को आप देख रहे हैं जहाँ आज बसेस लगी हुई हैं, यहाँ पर बड़े बड़े शायर, कवि और संगीत के कदरदान, बड़े गायक आते थे। तो बेगम अख्तर का नाम आपने सुना होगा, मल्लिकाए गज़ल कहा जाता है उनको। उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि जिसने सुल्तान पैलेस में सुल्तान अहमद के सामने अपनी गायकी नहीं पेश की, अपने फ़न को पेश नहीं किया, उसका फ़न पूरा नहीं होता है, उसकी कला पूरी नहीं होती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस जगह की कितनी बड़ी अहमियत रही होगी। यह जगह सिर्फ बिल्डिंग और इमारत और कमरे की जगह नहीं थी, यह एक कल्चरल सेंटर था, कल्चरल हब था। तो क्या हमारी हुकूमत आज के दौर में इस जगह को उसी रूप में महफूज नहीं कर सकती? मुझे लगता है हम एक मॉडर्न टेक्निकल युग में जी रहे हैं। यह समय बहुत सारी चीज़ों को टेक्निकल रूप से एडवांस करता जा रहा है। तो हम चाहते तो एक कल्चरल हेरिटेज के रूप में इसके रिनोवेशन के नए प्रोजेक्ट्स को ला सकते थे। और यहाँ पर बिहार जैसे गरीब राज्य में, जहाँ पर पर्यटन को लेकर के एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री गांधी सर्किट बना रहे हैं, उन्होंने पुराने नालंदा विश्वविद्यालय का उन्होंने पुनरुद्धार किया और कहा कि हम नालंदा विश्वविद्यालय उन्होंने खड़ा कर दिया। तो जब आप नालंदा विश्वविद्यालय खड़ा करना चाहते हैं, जो हजारों साल पुरानी बिल्डिंग थी, उसको धरोहर, आपकी चिंता वहाँ तो है, लेकिन एक 100 साल पुरानी इमारत जिसे एक व्यक्ति ने अपनी निजी कमाई से बनाया था, आप उसको ढहा के एक 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। आप देखिए कि यह कितनी बड़ी एक तरह से ड्यूअल कैरेक्टर की निशानी है, मतलब दोहरापन है यह चरित्र की। तो यह दुर्भाग्य है। और मैं यहाँ पे एक और ख़ास बात कहूँगा कि इस बिल्डिंग को बचाने की जो पूरी मुहिम चली है, इसके लिए मैं पटना के और बिहार के संस्कृति कर्मियों, बुद्धिजीवियों, विरासत प्रेमियों, विद्यार्थियों और कानून के अपने साथियों को, वकीलों को बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी और पटना हाई कोर्ट से यह फैसला करवाया कि सरकार यह जवाब दे कि इस बिल्डिंग को तोड़ना क्यों ज़रूरी है। और तब सरकार ने इसको तोड़ने की जो फैसला था उस पर रोक लगाई, उसे मुलतवी किया। तो यहाँ के लोगों को, बिहार के नागरिक समाज को बहुत मुबारकबाद मैं दूंगा कि उन्होंने अपनी चिंता इस इमारत को बचाने के लिए जिस गंभीरता से जाहिर की है, सरकार को भी वही चिंता दिखानी होगी ताकि यह इमारत आने वाले समय में हमारे तमाम बिहारियों के लिए और भारतीयों के लिए गौरव का और आकर्षण का केंद्र बन सके। रानी साहब,
परिवहन भवन अभी फिलहाल है ये, 2 दशक पहले से परिवहन विभाग बन चुका था। लेकिन सुल्तान पैलेस परिवहन भवन कैसे बना, इसकी क्या रचनाएं थी? देखिए, आपने ये जो सवाल पूछा है बहुत बहुत ही मैं कहूँ कि बहुत सरल भी हो सकता है, लेकिन सरकारी अमले की जो लाल फीताशाही मैं जिसे कहता हूँ, लाल फीताशाही से जुड़ा दरअसल ये सवाल है। हुआ यूँ कि सुल्तान साहब की ये बिल्डिंग हुआ करती थी कि जब सुल्तान साहब 1963 में इस दुनिया से रुखसत हुए और उनका इंतकाल हो गया, तो ये बिल्डिंग एक तरह से उनका कोई वारिस नहीं था, वीरान पड़ी हुई थी। सरकार ने एक नीतिगत फैसला किया कि वो अपने अधिग्रहण में ले, और बाद के दिनों में करीब 2-2.5 दशक पहले की बात है, यहाँ पर सरकार ने फैसला किया कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल हम परिवहन भवन के मुख्यालय के तौर पर करेंगे। यानी बिहार सरकार का जो परिवहन विभाग है वो यहाँ से चला करेगा, और तब से यह बिल्डिंग परिवहन भवन के मुख्यालय के रूप में चलती रही है। 2 साल पहले मुख्य सचिव, जो प्रधान सचिव हुआ करते हैं इस विभाग के, उनका जरूर दफ्तर पटना सेक्रेटेरिएट में चला गया, यहाँ से स्थानांतरित हो गया, लेकिन अभी भी सैकड़ों कर्मचारी, अधिकारी, बड़े अधिकारी भी अभी भी इसी परिवहन भवन में यानी सुल्तान पैलेस में बैठते हैं। तो उस नाते भी आप देखिएगा तो बिहार की सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग, परिवहन विभाग को चलाने में भी इस बिल्डिंग ने अपनी सेवाएं दी हैं, इसकी सर्विसेज रही हैं। आप देखिए, यार्ड्स में गाड़ियां लगी हुई हैं, स्टाफ के क्वार्टर हैं उस साइड में। तो आप ये देखिए कि इस बिल्डिंग की जो पूरी एक कंट्रीब्यूशन रही, एक रोल रहा है, वो तारीखी रहा है। और आप इस बिल्डिंग को कंजर्व करने की बजाय, इसकी दीवारों पर लगते हुए घुन और जमी हुई काइयों को हटाने के बजाय, इसके रंग रोगन को और उम्दा और नया बनाने के बजाय, आप इसको तोड़ करके एक ऐसा होटल बनाना चाहते हैं जिसमें किसी बड़े कैपिटलिस्ट का, किसी बड़े पूंजीपति का पैसा लगा होगा, और वो आम लोगों के हित के लिए नहीं बनाया जा रहा, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास मोटा वो पैसा होगा, और धनाढ़ लोगों के लिए एक होटल बनेगा। और वहाँ कौन आएगा? ये सुल्तान पैलेस तो आज सबके लिए है, इस प्रांगण में तो किसी के आने पर रोक नहीं, लेकिन आप इतिहास को मिटा करके सिर्फ और सिर्फ एक विलासिता यानी लग्जरी का सेंटर, एक होटल बनाना चाहते हैं। क्या ऐसे ही हम बिहार को एक कल्चरल हेरिटेज वाले सेंटर के रूप में तब्दील करेंगे? क्या आने वाले राज्य की पॉलिसी, हमारे बिहार की यही डेवलपिंग पॉलिसी होगी? इस पर सोचना हम सबों के लिए बेहद जरूरी है। जब तक धरोहर था, धरोहर के बाद परिवहन भवन बना, तब तक तो कोई परेशानी नहीं थी। अगर ये पुनः परिवहन भवन के नाम से ही चलता रहता, तो क्या सामाजिक जो लोग हैं, जो समाज के बेहतर लोग हैं, या वकील, उम्दा या विद्यार्थी, क्या उनको दिक्कतें, परेशानी आती? नहीं, आपका जो सवाल है मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। दरअसल परेशानी तब भी थी, उस जमाने में भी विरोध हुए थे, लेकिन चूंकि एक समय ऐसा होता है जब एक विरोध होता है, और विरोध के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग चुप्पी साध लेते हैं, और वहाँ तोड़ने की बात नहीं आई थी। दबे जुबान में विरोध तब भी था, मुखर विरोध भी था, बाद के दिनों में भी रहा। कई बार लोगों ने यह क्वेश्चन उठाया, विधानसभा में भी सवाल उठाया गया इसको लेकर के कि यह परिवहन भवन नहीं होना चाहिए, ये एक ऐतिहासिक इमारत है और इस इमारत को उसी रूप में डेवलप किया जाना चाहिए। लेकिन अब तो इसके अस्तित्व ऊपर ही सवाल है कि अब इमारत ही नहीं रहेगी तो परिवहन भवन तो अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन मूल सवाल यह है कि इतिहास के एक बहुत गौरवशाली केंद्र को आप खत्म करना है। एक तरफ आप नालंदा में हजारों एकड़ में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जीवन कर रहे हैं, जैन सर्किट बना रहे हैं, बौद्ध सर्किट बना रहे हैं, रामायण सर्किट बना रहे हैं, गांधी सर्किट बना रहे हैं इस देश में, और दूसरी तरफ पटना में, बिहार की राजधानी में, जिसने इस सड़क को गार्डिनर रोड से बिरचंद पटेल पथ तक में बदलते देखा है, पता नहीं कितनी सरकारों को आते जाते देखा, अंग्रेजों की हुकूमत के बाद इस देश की आज़ाद हुकूमत को देखा है, उसको आप तोड़ देना चाहते हैं महज इसलिए कि आपको पूंजीपतियों के लिए एक बड़ा होटल बनाना है। अगर यह होटल बनाना है तो आप पटना के बाहरी इलाकों में भी कहीं कर सकते हैं। तो मेरी मूल चिंता, या हम जैसे लोगों की मूल चिंता यह है कि इतिहास की इमारतों का संरक्षण हमारी भावी पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ इतिहास के लिए बल्कि हमारी संस्कृति के लिए और हमारे ज़िंदगी के लिए, कि हम ये समझ सकें कि इन जैसे जगहों की क्या इम्पोर्टेंस रही थी और इन जगहों ने हमारे समाज को बनाने में कौन सा रोल निभाया था। इसलिए आप जैसे लोगों ने जब कोर्ट में दर्ज किया अपना ये मुहिम और ये अपनी मुश्किलें, ये अपनी परेशानी जब कोर्ट में बयां किया, तो कोर्ट ने तो ये संरक्षित कर दिया ना कि अब ये नहीं टूटेगा, या कुछ और भी फैसले अटके हैं? नहीं, हमारे एक युवा वकील हैं, उन्होंने रिट दायर की थी इसके लिए और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम लोग उनके समर्थन में रहे। हम लोगों ने ट्विटर वगैरह पे, तमाम जगहों पे, सोशल मीडियाज़ पे कैंपेन चलाए, मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे अपनी अपनी बातें रखी। कोर्ट ने ये कहा, बिहार सरकार को समय देते हुए दिसंबर तक का वक्त दिया गया है कि आप यह बताइए कि
क्या ज़रूरत है इस बिल्डिंग को तोड़ने की, और ये पूछा है कि इस बिल्डिंग को तोड़ना अगर इतना ही ज़रूरी है तो फिर आप जो है यह बताइए कि इसके बाद आप क्या करने वाले हैं। इस तरह की बातें बहुत सख्त टिप्पणी की है कि ऐतिहासिक इमारतों को तोड़ करके होटल बनाना कितना न्यायोचित है या कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाना कितना न्यायोचित है। बिहार सरकार से हाईकोर्ट ने इन तमाम बिंदुओं पे सवाल किया है और जवाब मांगा है। सरकार के रिपोर्ट का इंतजार करने को कहा है। तब तक यह स्टे यानी कि यह रोक लगी हुई है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है न्यायपालिका से और न्यायपालिका के बाद इस सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि वो अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए बिहार सरकार के अधिकारियों या तमाम विभाग के लोगों द्वारा लाए गए जो पुराने इसके डिमोलिशन के प्रोजेक्ट को रोकेंगे और इसके सौंदर्यीकरण, इसके रिनोवेशन के लिए नई स्कीम्स, नए तरीके के प्रोजेक्ट्स को खड़ा करेंगे ताकि टूरिज्म के एक बड़े सेंटर के रूप में यह जगह तब्दील हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दानिश जी थे, इतिहासकार हैं। आप देख सकते हैं ये इमारत 100 साल आज इस इमारत को हो चुकी है और आज के दिन ही हाई कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है। कहा है कि हर अधिकारियों को इस पर पहले जांच कर लें, विचार लें, क्या इसे तोड़कर 5 स्टार होटल में तब्दील करना सही होगा या नहीं। आपको बता दें ये वही इमारत है जो सुल्तान पैलेस से परिवहन भवन बनी और परिवहन भवन से अब 5 स्टार होटल बनने की ओर अग्रसर है। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता और युवा पीढ़ी के विद्यार्थी, वकील और बेहतरीन सौजन्य सज्जन लोग इसे रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बिल्डिंग की तरफ आप जब भी देखिएगा, इस पैलेस की तरफ आप देखिएगा तो आपको सच में एक पुरानी याद जुड़ी नजर आती है। लेकिन आश्चर्यचकित बात यह है कि सरकारें आई गई, न जाने राजद की, जदयू की और कांग्रेस की, सभी की सरकारें आई भी और गई भी। आज़ाद भारत से पहले ये बना और आज़ाद भारत के बाद भी ये कायम है। लेकिन इसका हाल हुलिया देखकर आपको ये समझ आ जाएगा कि इसकी परवाह सरकार ने बिल्कुल नहीं की। सरकार ने सियासी खेल रचाया और अब सरकार आरामदायक पहलू में अपने आप को 5 स्टार होटल देने को तैयार हो बैठी है।